सुप्रभात बच्चों। गद्य के क्षितिज के गद्य भाग के जो पाठ हैं उनमें से प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं परीक्षा उपयोगी देखें। इसके अलावा आपको सभी वीडियोस भी देखनी है, पूरी अच्छे तरह से पढ़ना है, केवल इन्हीं प्रश्नों पर डिपेंड नहीं रहना है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने निकाले हैं मेरे हिसाब से। तो देखें, स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इनका जीवन परिचय, जन्म इनका कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। अब ऐसे तो याद होगा नहीं, आप कहते हो कि बहुत सारे राइटर्स हैं कैसे याद होगा, तो देखो अपने ट्रिक बना लेते हैं। स्वम स और स 47 स से स्वम, ठीक है। एक तो ये ट्रिक हो गई कि 1947 में स से स्वम, स से स्वम प्रकाश, ठीक है। अब दूसरा देखो, अपना देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 को, और नेताजी का संबंध भी किससे है, नेताजी का 1947 से, यानी देश की आज़ादी से संबंध है ना नेताजी का। तो नेताजी का पाठ किसने लिखा है, स्वयं प्रकाश ने। तो उनका जन्म कब हुआ, 1947 को। हुआ कब, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अब देखो इनकी कहानी संग्रह है, उनकी भी अपने ट्रिक बना लेते हैं। क्या है कि स्वयं प्रकाश के नेताजी ने कहा कि सूरज कब निकलेगा, कब संध्या होगी, आएंगे अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन आदमी तो जात का आदमी ही रहेगा। ये ट्रिक से आप इस लाइन को याद कर लो अच्छी तरह से। ये एक दूसरे से मिलान करके देखो कि स्वयं प्रकाश के नेताजी ने कहा कि सूरज कब निकलेगा, संध्या कब होगी, अच्छे दिन आएंगे भी, परंतु आदमी तो जात का आदमी ही रहेगा। तो हो गई याद कौन कौन से इनके कहानी संग्रह हैं। एक तो सूरज कब निकलेगा, संध्या से बना लो संधान, आएंगे अच्छे दिन भी, और आदमी जात का आदमी। अब चलेंगे प्रश्न उत्तर पर। देखें, ओपन एयर सिनेमा घर किसे कहते हैं। तो उत्तर देखो, बिना भवन वाला खुले आकाश में चलने वाला सिनेमा घर ओपन एयर सिनेमा घर कहलाता है, ठीक है। बस्ट किसे कहते हैं, सिर से लेकर कमर तक की बनी किसी मूर्ति को क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। ये तो याद है आपको। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने बनाई थी, मूर्ति मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। अगला प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो ध्यान में रखना है कि चश्मे वाला कद काठी, वेशभूषा और चाल ढाल से किसी भी प्रकार से कैप्टन जैसा दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अत्यंत सम्मान भाव रखता था। इसलिए लोगों ने उसके आदर को देखकर व्यंग्य स्वरूप से कैप्टन कहना शुरू कर दिया था, ठीक है। वो कोई कैप्टन जैसा ना तो वो कैप्टन जैसा दिखाई देता था और ना ही उसकी वेशभूषा थी, परंतु वह नेताजी के प्रति सम्मान का भाव रखता था, इसीलिए लोगों ने उसे कैप्टन कहना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखो, पान वाला रेखा चित्र यानी कि पान वाला दिखाई कैसा देता था। तो देखो, पान वाला मोटा था, विनोदी स्वभाव यानी मजाकिया स्वभाव का था। उसका काम क्या था, पान लगाना, पान खाना और पान बेचना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके मुंह में हर समय पान ठुसा रहता था। कुछ बोलने से पहले मुड़कर पीठ ठोंकना और फिर निरंतर पान खाने से लाल काली बत्ती सी दिखाई देते हुए उत्तर देना, यानी कि उसके दांत कैसे थे, लाल और काले रंग के थे। हंसते समय, ये 2 बार आ गई लाइन, हंसते समय उसकी तोंद भी थिरकती थी। तोंद मोटा था तो तोंद थी उसकी बड़ी सारी, और जब ये हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लग जाती थी। व्यंग्य विनोद से पूर्ण उसकी बातें ग्राहकों का अच्छा मनोरंजन करती थी। तो ये पान वाले का रेखा चित्र। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य बताइए और इस रचना से हमें क्या संदेश मिलता है। नेताजी का चश्मा कहानी द्वारा लेखक संदेश देना चाहता है कि देश से प्रेम करना और देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव रखना हर देशवासी का परम कर्तव्य है। देशभक्त होने के लिए व्यक्ति में कोई शारीरिक विशेषता होना या किसी खास पेशे या पद से संबंध होना आवश्यक नहीं है। कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हमें देशभक्त व्यक्ति की अपने को सम्मान करना है तो उसके लिए हमारी कोई शारीरिक विशेषता या कोई खास पेशा या कोई अपना खास बिजनेस होना कोई ज़रूरी नहीं है। हर देशवासी, चाहे वो बालक हो, बूढ़ा हो, दुर्बल हो
हष्ट पुष्ट हो, धनी हो, निर्धन हो, चाहे कुछ भी हो, पर वह अपनी अपनी सोच और सामर्थ्य के अनुसार देशभक्ति का आचरण कर सकता है। तो इस कहानी में देशभक्ति के प्रति सम्मान के भाव को ही हमें दर्शाया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हालदार साहब भावुक क्यों हो उठे? उत्तर, कैप्टन की मृत्यु के बाद हालदार साहब को लगा कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। पर कुछ दिनों के बाद जब हालदार साहब फिर कस्बे के चौराहे से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देख आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो गए। वे जीप रुकवाकर मूर्ति के सामने जल्दी जल्दी जा पहुँचे। उनके मन में अनेक भाव उमड़ने लगे। उन्हें लगा कि कैप्टन के चले जाने पर भी कस्बे में देशभक्ति की भावना बाकी थी। खास करके बच्चों में देशभक्ति की भावना देखकर उन्हें अपार संतोष हो रहा था। महान देशभक्त नेताजी का सम्मान कायम देखकर और नई पीढ़ी की सकारात्मक सोच के कारण वे भावुक हो उठे थे। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा किस भावना का प्रतीक है? तो देखें, नेताजी की मूर्ति पर किसी ने सरकंडे का चश्मा या किसी बालक ने लगा दिया होगा, आगे लिखा भी होगा यह काम संभवतः किसी बालक ने किया था। यह चश्मा उस बालक के नेताजी के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक था। यह प्रकट करता था कि देश की आगामी पीढ़ी के मन में भी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले देशभक्तों के प्रति आदर का भाव था। इससे देश की स्वाधीनता के सुरक्षित रहने का आश्वासन भी मिलता था। अब चलेंगे अगले पाठ पर। अगला पाठ है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी में देखें, सबसे पहले जीवन परिचय, इसकी भी अपने ट्रिक बनाएंगे। क्या ट्रिक है देखो, 1899 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बेनी नी 99 नी 99 बेनी 99 याद रख लेना। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही बनेंगी जो आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इनका पाठ कौन सा है? बाल गोविंद भगत। अब इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इनका निधन आप याद रखना ज़रूरी नहीं है, इनका जन्म ज़रूर याद रखना कि 1899 में राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ। बेनी नी 99 बेनी 99, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। इनके निबंध संग्रह और रेखा चित्र, इनकी मैं एक ही आपको ट्रिक बता देती हूँ कैसे याद करोगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी है ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे अपने। राम की मिट्टी की मूर्त बनाकर लाल बाल ने उनके सामने मशाल जलाकर वंदे मातरम गाया और गेहूं और गुलाब चढ़ाया। इसे आप लिख लो जो मैं बोल रही हूँ कि राम की मिट्टी की मूर्त बनाकर लाल बाल ने उनके सामने मशाल जलाकर वंदे मातरम गाया और गेहूं और गुलाब चढ़ाया। याद रह जाएगा ना? अच्छी तरह से याद कर लेना कि इनके रेखा चित्र कौन कौन से हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्त से माटी की मूर्तें, लाल से लाल तारा, बाल से बाल गोविंद भगत और मशाल आ ही क्या पूरा, वंदे मातरम से वंदे वाणी विनायको और गेहूं और गुलाब। ऐसे ही याद करने पड़ेंगे भाई। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, अच्छी तरह से याद कर लेना। अब देखें, यहाँ से प्रश्न शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो अपने पास दो प्रश्न हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो एक तो इनका व्यक्तित्व बताना है और दूसरा इनकी वेशभूषा बतानी है। तो पहले यहाँ पर वेशभूषा बता दी है, ठीक है, कैसे भी बता दो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी? साधु जैसी थी। उनका रंग गोरा था, आयु 60 साल से ऊपर थी, बाल पक चुके थे, चेहरे पर हल्की सफ़ेद दाढ़ी थी, कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथी टोपी धारण करते थे, सर्दियों में एक काली कंबली ओढ़ लेते थे
और मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाते और गले में तुलसी की कंठी पहने रहते थे। ये आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो, चाहे आप सीधा लिख सकते हो। तो आपको ये प्रश्न छोटे प्रश्न में भी पूछ सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का वर्णन करो या फिर बाल गोविंद भगत की वेशभूषा का वर्णन करो। तो कैसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अब चलेंगे इनके व्यक्तित्व पर। व्यक्तित्व इनका कैसा था? बाल गोविंद भगत कबीर पंथी विचारधारा के मानने वाले थे। स्वयं को कबीर का सेवक मानते थे और उन्हें साहब कहते थे। अपनी हर वस्तु को साहब की मानते थे। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, स्पष्टवादी थे, हर प्रकार के अहंकार और मोह से मुक्त थे। गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी वे सच्चे संत थे। उनके खेत में जितनी भी फसल होती थी वो सारी कबीर मठ में ले जाते थे और प्रसाद स्वरूप जो लोग वो देते थे वो वापस ले आते थे और उसी से वो गुजारा करते थे। वे कभी भी किसी के खेत में शौच के लिए नहीं जाते थे और ना ही किसी के घर का खाना भी खाते थे। तो ये था इनका व्यक्तित्व और वेशभूषा, मैंने आपको बता ही दी है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई थी, यह कथन कैसे सिद्ध होता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत सच्चे ईश्वर भक्त थे। उनका सारा जीवन भक्ति गीत गाने में बीता। वे चाहते थे कि प्रभु की महिमा गाते गाते ही उनकी मृत्यु हो जाए। उन्होंने जीवन भर स्नान, ध्यान, व्रत आदि के लिए जो नियम बनाए थे उनका पालन उन्होंने मृत्यु पर्यंत किया। एक दिन भक्ति गीत गाते ही उनकी आत्मा शरीर के पिंजरे को छोड़कर परमात्मा से मिल गई। इससे सिद्ध होता है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई थी कि वे भजन करते करते ही ईश्वर से जा मिलें। अगला प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इकलौते बेटे की मृत्यु होने पर भी बाल गोविंद भगत ने शोक का प्रदर्शन नहीं किया था। उन्होंने बड़े धैर्य और संयम का परिचय देते हुए अपने पुत्र की मृत्यु को सहन किया। मृत पुत्र के सामने जमीन पर ही बैठकर वो बड़े सहज और तल्लीनता से भक्ति गीत गा रहे थे और जो उनकी बहू रो रही थी, पुत्रवधू विलाप करती पुत्रवधू को समझा रहे थे कि ये शोक करने का नहीं, उत्सव करने का अवसर है। पुत्र की विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती थी? ऐसे थे वही बाल गोविंद भगत कि उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर, जो कि उन्हें बहुत प्यारा था, हालांकि वो थोड़ा बोधा था, मंद बुद्धि था, लेकिन वो कहते थे कि मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्यार करना चाहिए, सामान्य बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि वे ज़्यादा मोहब्बत के हकदार होते हैं। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, गृहस्थ है यहाँ पे, गृहस्थी नहीं है, फिर भी लेखक ने उनको साधु माना है। इस विषय में लेखक के तर्क और विचार क्या हैं, बताइए। तो देखो, बाल गोविंद भगत निश्चित ही गृहस्थ व्यक्ति हैं। उनका घर परिवार है, एक पुत्र, पुत्रवधू, खेती बाड़ी सब हैं। फिर भी लेखक ने उन्हें साधु की परिभाषा दी है। कैसे? कि लेखक इस कथन द्वारा ये बताना चाहते हैं कि एक साधु के जो लक्षण और गुण माने गए हैं वे सभी बाल गोविंद में विद्यमान थे। कौन कौन से गुण थे वो? हमेशा सच बोलना, स्पष्टवादी, शांति प्रिय, दृढ़ आस्था आदि गुणों को धारण करने में वे निश्चय ही साधु पुरुष थे। उनका गृहस्थ होना उनकी साधुता में कहीं बाधक दिखाई नहीं, कहीं बाधा नहीं थी कि वे गृहस्थ थे और फिर भी साधु जैसे रह रहे थे, तो गृहस्थ जीवन उनके साधुता में कभी भी बाधा नहीं बना। लेखक का तर्क ये है कि साधु होने में विशेष वेशभूषा धारण करना, घर परिवार का त्याग करना कोई अनिवार्य नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। अब चलेंगे अगले पाठ पर। लो जी, अगला पाठ है यशपाल कृत लखनवी अंदाज। सबसे पहले तो इसका जन्म अपने को कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी, ठीक है।
बना लेते हैं एक अच्छी सी ट्रिक। कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोज पंजाब में हुआ था भाई। यशपाल से ही समझ जाना, पंजाब में। प से पंजाब, यशपाल, ठीक है। प से पंजाब, प और ल दोनों ही काम आएंगे यहाँ पे। देखो ये है ल, इसको बनाओ 3, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1903 में। हो गया याद, ठीक है। और प से पंजाब में, कहाँ पे हुआ? पंजाब में। और कब हुआ? 1903 में हुआ। तो ये थी मज़ेदार ट्रिक यशपाल जी के जन्म की। अब चलते हैं इनकी जो उपन्यास, पहले अपने यहाँ से चलेंगे, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बना दी हूँ मैं, अच्छी तरह से याद कर लेना। जितने याद रहे 2-3 भी लिख के आओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। देखो, दादा ने अमित और दिव्या को मेरी तेरी उसकी बात करते हुए पकड़ लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि झूठा सच है ये। दादाजी ने क्या कहा आगे से? पिंजरे में बंद कर दूंगा, तूफान आ जाएगा घर में, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, फूलो मत। ये थी ट्रिक। क्या बन गया देखो, दादा से दादा कामरेड। अब लिख लो, पहले दोबारा बता रही हूँ। दादा ने अमित और दिव्या को मेरी तेरी उसकी बात करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि झूठा सच है ये। दादा ने कहा कि पिंजरे में बंद कर दूंगा, तूफान आ जाएगा घर पे, और ज़्यादा ज्ञान मत दो, फूलो मत ज़्यादा। तो देखो, अब सीरियस हो जाओ भाई। दादा कामरेड, अमित से अमिता, दिव्या मेरी तेरी उसकी बात, झूठा सच, पिंजरे से पिंजरे की उड़ान, तूफान से तर्क का तूफान, ज्ञान से ज्ञानदान, और फूलों से फूलों का कुर्ता। तो ये तो थी हंसी वाली ट्रिक जो कि आपको पूरी तरह से याद हो गई है और पेपर में पूरे फट्टे चक दोगे आप लोग, मुझे पता है। अगला प्रश्न, लेखक ने एब्स्ट्रैक्ट तरीका किसे बताया है? उत्तर, एब्स्ट्रैक्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लिख देना ऐसे। इसका मूल अर्थ ऐसी वस्तु जिसका कोई स्थूल स्वरूप ही ना हो, जो केवल एक विचार या कल्पना के रूप में मन में रहता हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाव होता है बच्चों। तो भाव तो मन में ही रहेगा ना, उसका कोई स्वरूप तो होगा ही नहीं। तो लेखक ने नवाब साहब द्वारा खीरा इस्तेमाल करने के तरीके को सूक्ष्म या एब्स्ट्रैक्ट तरीका इसलिए कहा कि इसमें खीरे को परंपरागत रूप से चबाकर और निगल कर नहीं खाया गया था। इस प्रकार खाया जाना सभी को दिखाई देता है। यह खाने का स्थूल या व्यक्त रूप है, लेकिन वस्तु को सूंघ कर ही उसके स्वाद की कल्पना मात्र से संतुष्ट हो जाना, पेट भर जाने का दिखावा करना खाने का कौन सा तरीका है? एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? स्पष्ट करो। बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी की रचना संभव ही नहीं है। हर कहानीकार कहानी के कथानक पर विचार तो करता ही है भाई, वो शून्य में रचना नहीं कर सकता है। किसी घटना या घटनाओं को केंद्र बनाकर ही कहानी को रचा जा सकता है। हर कहानी में पात्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है। अतः बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, ध्यान में रखना। आगे चलो। लखनवी अंदाज कहानी से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, लेखक ने सामंती सोच वाले और खुद को आम आदमियों से विशिष्ट मानते हुए, जो लोग अपने आप को ज़्यादा स्पेशल समझते हैं कि मैं ही हूँ बस, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए और बनावटी जीवन शैली का जो प्रदर्शन करते हैं, दिखावा ही दिखावा करते हैं सिर्फ, ऐसे लोगों का लेखक ने क्या किया है? मजाक उड़ाया है। लेखक ने इस वर्ग को समय के साथ बदलने का संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने समकालीन नई कहानी के लेखकों पर भी व्यंग्य करते हुए ये संदेश दिया है कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी की रचना संभव नहीं है। कहानीकार ने अपने पाठकों को भी बनावटी जीवन शैली से बचने तथा सामान्य सामाजिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है।
कहानी ये भी संदेश देती है कि सभी मनुष्य समान हैं, उनमें कोई विशिष्ट या कोई भी आम आदमी नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगले पाठ पर। अगला पाठ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अब याद रखना है स से 27, स से सक्सेना, स से 27। अब आप कहोगे कि मैडम स्वयं प्रकाश का भी स से ही बताया था भाई 1947। याद रख लेना, स से 47, स से स्वयं आज़ाद कब हुए थे? 47 में। और सर्वेश्वर का स 27 हो गया याद। ठीक है, आगे चलो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक सेकंड, पाठ का आने दो नाम। इनकी बाल पत्रिका थी भाई, कौन सी? पराग। ठीक है, अब बालक देखो, सर्व प्लस ईश्वर। ठीक है, कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है, अब ईश्वर किसके अंदर निवास करते हैं? बालकों के अंदर। तो बाल पत्रिका कौन सी निकाली सर्वेश्वर जी ने? पराग। कौन सी निकाली? पराग। हो जाएगा याद? हो गया। अब देखें, इनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग, इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अब देखें इनकी कविता संग्रह, नाटक, लेख संग्रह, बाल साहित्य, काफ़ी सारे हैं इनके। मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ आपको, जितना आपको याद हो वो लिख के आना। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। नई ट्रिक आ जा भाई माइंड में आ गई। कुएं पर क्या कौन थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ना इस पाठ के। ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। सर्वेश्वर ने कुएं पर घंटी टंगा दी और खूंटी पर बकरी को टांग दिया। घंटी लगा के खूंटी पर बकरी को टांग दिया और बकरी की नाक पर जूते ही जूते मारे और बकरी करती बो बो खो खो। ठीक है, इसकी सारी तरफ चर्चा हो गई। हो गया याद? अब देखो वापस, कविता संग्रह, कुएं से कुआनो नदी, घंटियां से काठ की घंटियां, खूंटी से खूंटियों पर टंगे लोग, बकरी आई गया। लेख संग्रह इनका चर्चे से चर्चे और चरखे। ये प्रश्न आ सकता है भाई, इम्पोर्टेंट है। इनके बाल साहित्य हैं, लाख की नाक, नाक से लाख की नाक, जूते से बतूते का जूता और भों भों खो खो कोमा है, इसके अंदर लगाना भूल गई। ठीक है, हो जाएगा याद अच्छी तरह से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927। ठीक है, और खूंटियों पर टंगे लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पराग इनकी बाल पत्रिका थी। और इनकी कविता संग्रह कौन कौन से? कुआनो नदी, काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग। इनका नाटक था बकरी। इनका लेख संग्रह जो कि अखबार में छपता था, चर्चे और चरखे। और बाल साहित्य कौन सा था? लाख की नाक, बतूता का जूता, भों भों खो खो। ठीक है, चलो आगे, अब हो जाओ सीरियस। जहरबाद, अच्छा ये लेसन तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये भी ध्यान रखने ना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अच्छी तरह से याद रख लेना। दिव्य चमक किस में होती है? ईश्वर में ही तो होती है। किस में होती है? ईश्वर में होती है ना दिव्य चमक। तो सर्वेश्वर इसके लेखक हैं। चलो आगे, बी सीरियस, पेपरों के टाइम है। जहरबाद का क्या अर्थ है? जहरीला फोड़ा। जहरबाद का अर्थ है जहरीला फोड़ा, जो कि बहुत ही पीड़ादायक होता है। यह फोड़ा प्रायः, ये गलतियों पे गलतियां हो रही हैं, प्रायः है भाई, ध्यान रख लेना, प्रायः पीठ पर होता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैंग्रीन कहते हैं। इस फोड़े से रोगी को असहनीय कष्ट होता है। तो ये होता है जहरबाद। अगला प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदारू, फिर गलती हो गई यहाँ। फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। परिमल एक संस्था का नाम है भाई, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे सदस्य थे। ये उन सदस्यों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते थे और पारिवारिक संबंध रखते थे, और वे सबसे उम्र में सबसे बड़े थे, और बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते उनको, अच्छे अच्छे सुंदर वचन
ठीक है। दुखी मन को सांत्वना देते, किसी का मन दुखी होता तो उनको सांत्वना देते थे, जिससे मन को उसी तरह शांति और सुकून मिलता जैसे थके हारे यात्री को देखकर देवदारू की शीतल छाया में मिलता है। जैसे देवदारू की घने पेड़ की छाया के नीचे बैठकर थका हुआ हारा हुआ व्यक्ति शीतलता को महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, उसी तरह से उनके आशीर्वचन और दुखी मन को सांत्वना देने वाले शब्द भी शांति और सुकून देते थे लोगों को। इसलिए उनकी उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी लगती थी। चलो आगे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो देखो, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 ही बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के ही होकर रह गए थे। तो देखें, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न आ सकता है। इनका जन्म हुआ था बेल्जियम के रैम्स चैपल में। इन्होंने इसे बहुत सुंदर धरती कहा है। रैम्स चैपल को बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, फादर ऐसा कहते थे। ठीक है, तो बहुत सुंदर इनकी जन्मभूमि क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पादरी हर वक्त ईश्वर की पूजा करते थे। बहुत सारे वहाँ पर पूजा घर बने हुए थे। ईसाई लोगों के जो मंदिर होते हैं वो बने हुए थे, इसलिए वे अपनी जन्मभूमि को बहुत सुंदर कहते थे। अब चलें अगले प्रश्न पर। आशय स्पष्ट करो। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। आशय ये है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्मानुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन था, उन्हें गिनना कठिन था। यानी कि फादर की मृत्यु पर इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि उनको गिना नहीं जा सकता था। और उनके बारे में लिखना मतलब स्याही बर्बाद करने जैसा था, स्याही फैलाने जैसा था। अर्थात उनकी संख्या क्या थी? अनगिनत थी। अब देखें आगे। फादर को याद करना एक शांत संगीत को सुनने जैसा है। स्पष्ट कीजिए। आशय ये है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत और गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी शांति एवं उदासी से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम उदास से भरा हुआ संगीत सुन रहे हैं। यहाँ फिर गलती हो गई, उदासी से भरा हुआ संगीत सुन रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, सुधार लेना इसको, ठीक है। अब चलो आगे। परिमल क्या है? लेखक को परिमल के दिन क्यों याद रहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था। परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है, जिसमें साहित्य जो भी लिखते थे ना, जितने भी लेखक थे वहाँ के, वो सब उस संस्था से जुड़े हुए थे, जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे। समक्ष मतलब सामने। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि फादर भी परिमल से जुड़े। वे लेखक एवं अन्य साहित्यकारों से हंसी मजाक में शामिल होते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते और लेखकों की रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। जो भी वो लिखते थे ना, उन पर वो बेबाक यानी कि बिना किसी डर के स्पष्ट कह देते थे कि यहाँ तुमने गलती की है या ये तुमने अच्छा लिखा है, तो उनको सुझाव भी देते थे। आगे देखें, फादर बुल्के ने हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो देखो क्या क्या प्रयास किया भाई। फादर बुल्के भारत में रहते हुए भी फादर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। तो इससे ज्ञात होता है कि हिंदी से उन्हें विशेष लगाव था।
वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकट्य तर्क प्रस्तुत करते थे, ऐसे तर्क जिनको कोई काट नहीं सकता था। हर मंच से हिंदी की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते थे। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते थे, यानी हिंदी वाले लोग भी हिंदी की उपेक्षा करते देखे जाते, तब फादर को बहुत दुख होता था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित भी रहते थे। अगला प्रश्न, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखें फादर की विशेषताएं। फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं, यानी कि उनका रहना सहना, वो सन्यासी उस हिसाब से वो सन्यासी नहीं थे। वे संकल्प जो उनके दृढ़ निश्चय जो कर लेते थे उससे सन्यासी थे, मन से बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे एक आदमी होता है वो सन्यासी बन गया तो वो घर बार छोड़कर मोह माया त्याग देगा, लेकिन फादर ऐसे नहीं थे। फादर जिससे रिश्ता जोड़ते थे वे कभी तोड़ते नहीं थे और मन से वो अपना रिश्ता जोड़ते थे। तो वे मन से सन्यासी नहीं थे, केवल संकल्प से सन्यासी थे। ठीक है। और देखो फादर संबंध बनाकर उसे निभाना जानते थे। फादर अपने परिचितों एवं परिवार वालों के साथ स्नेहमय संबंध रखते थे। वे सुख दुख में परिवार के सदस्यों की भांति खड़े नजर आते थे। वे भारत और हिंदी से असीम लगाव रखते थे। तो ये था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत मानवीय करुणा की दिव्य चमक। चलेंगे अगले पाठ पर। लो भाई अगले पाठ पे अगला पाठ है मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। अब सारी ट्रिक्स मैं ही बनाऊंगी क्या, कोई बन ही नहीं रही इसकी ट्रिक। चलो बनाते हैं। ठीक है, अब याद करना पड़ेगा। मन्नू भंडारी, भंडारी ई से 31 हो जाएगा याद। ठीक है। म से मन्नू, म से मध्य प्रदेश, म से मन्नू, म से मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। ठीक है। भंडारी ई से 31, ई से 31 हो गया याद। ठीक है। अब चलेंगे ट्रिक पे। किसकी? कहानी संग्रह और उपन्यास की। मन्नू ने बंटी से कहा कि तुमने एक प्लेट में ही पूरा महाभोज कर दिया। हार गई हूं अब मैं, ये सच है कि मैं हार गई हूं। बस इतनी ट्रिक करना बहुत है, इसको छोड़ दो। त्रिशंकु नहीं बन रही। ठीक है, याद हो जाएगा कि मन्नू ने बंटी को कहा कि तुमने एक प्लेट में महाभोज कर लिया। हार गई मैं, ये सच है कि हार गई मैं। देख लो भाई, मन्नू ने बंटी से कहा, बंटी से आपका बंटी, महाभोज, प्लेट से एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई यही सच है। इतनी ही लिखाना बहुत है। एक चीज़ और याद इनकी मृत्यु का ज़रूर, इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है 2 साल पहले। तो 31 21 एक जैसा ये याद हो जाएगा। ठीक है, कि जन्म कब हुआ 1931 में, निधन कब हुआ 1921 में। ये पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, छोटे प्रश्नों में आ सकता है, याद कर लेना अच्छी तरह से। चलो बी सीरियस, प्रश्न आ गए हैं। लेखिका की व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। एक तो ये याद रखना है कि 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। किस किस का? पहले तो उनके पिता और दूसरी उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल। पिता कैसे थे देखो भाई। लेखिका के पिताजी कभी अच्छे कभी बुरे व्यवहार ने उनके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया। एक तो उनके पिताजी रंग के कारण उनकी हमेशा उपेक्षा करते रहते थे। उनकी बड़ी बहन थी ना सुशीला, वो तो गौरी और सुंदर थी और मन्नू सांवले रंग की थी, तो उससे हमेशा उपेक्षा करते रहते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि लेखिका के मन में आत्मविश्वास की कमी हो गई। भविष्य में अपनी सफलता पर लेखिका को कभी भरोसा नहीं हुआ, परंतु आगे चलकर पिताजी द्वारा राजनीतिक चर्चाओं में बिठाने के कारण उनको प्रोत्साहन भी मिला। तो कब अच्छा व्यवहार क्या था कि वे उनको राजनीतिक चर्चाओं में बिठाते थे, और उनका बुरा व्यवहार क्या था कि उनके रंग के कारण जो उनको
रोज़ रोज़ ताने मारते थे ना, तो इससे लेखिका का आत्मविश्वास क्या हो गया था, कम हो गया था। तो पता चल गया, ये छोटा प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। अब दूसरा, शीला अग्रवाल ने कैसे प्रभावित किया आगे, कि 10वीं कक्षा के बाद फर्स्ट ईयर में उनकी मुलाकात किससे हुई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उनके साथ हुई चर्चाओं ने लेखिका के साहित्य के ज्ञान को बढ़ाया तथा बचपन के खोए आत्मविश्वास की भावना फिर से जागृत की। किसने? शीला अग्रवाल ने। उनका चित्त स्वतंत्रता संग्राम की ओर उन्मुख हुआ। जैसे वो सड़कों पर सड़कें नापती थी, है ना, मुहावरों में करवाया भी है कि वो सड़कें नापती थी, किसके लिए? स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आंदोलन करते फिरते थे ये सब बच्चे। साथ ही लेखन की दिशा में भी कदम बढ़े। उनके व्यक्तित्व में वीरता और आत्मविश्वास के गुणों का समावेश भी शीला अग्रवाल के कारण हुआ। अब चलें आगे। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? भटियार खाना शब्द किससे बना है? भट्टी यानी चूल्हे से बना है। यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। उनके पिताजी का ऐसा मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। यानी कि वो पहचानते तो थे, जानते तो थे ना कि उनकी बेटी प्रतिभाशाली है। रोटी पकाने से उसे देश तथा समाज की समझ विकसित नहीं होगी, क्योंकि वो रसोई में दिन भर काम करेगी तो राजनीतिक चर्चाओं में हिस्सा कैसे लेगी? वह वहां जाकर अपनी योग्यता को नष्ट कर देगी। संभवतः इसीलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। वैचारिक टकराहट यानी कि विचार ना मिलना। इन दोनों के विचार नहीं मिलते थे। किसके? लेखिका और लेखिका के पिता के। तो देखो भाई, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखना, यानी कि ये स्त्री शिक्षा के तो विरोधी नहीं थे, लेकिन उनका ये कहना था कि सीधा कॉलेज जाए और घर आए, कॉलेज जाए और घर आए, बस, और कोई काम नहीं। खुले विचारों वाली नहीं होनी चाहिए लड़कियां। परंतु लेखिका कैसी थी? खुले विचारों की थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। देखो, इनके पिताजी भी 2 तरह का व्यवहार था उनका। इनके व्यवहार में भी अंतर्विरोध थे। कैसे? एक मित्र ने आकर बताया कि तेरी बेटी फालतू में ही भाषण दे रही है, क्या है ये, खूब लू उतारी पिताजी की। लेकिन दूसरे जो आनंदालाल जी थे, वो आए, अंबालाल जी आए। उन्होंने आकर इसकी तारीफ कर दी मन्नू की कि आपकी बेटी ने तो ऐसा भाषण दिया कि सभी लोग इकट्ठे हुए पड़े थे। इतने में पिताजी खुश हो गए, लेकिन एक तरह से तो उनको पसंद नहीं था। ठीक है, पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। उनकी माँ के साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करते थे, यानी सारा गुस्सा माँ पर उतारते थे। ये भी मन्नू को अच्छा नहीं लगता था। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रूप रंग को लेकर भी उनके पिता का उसकी जो उपेक्षा करते थे, वो भी लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। इस तरह से इनके जो विचार थे वो आपस में नहीं मिलते थे। अब देखें आगे। गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता का क्या तात्पर्य है? भग्नावशेष से तात्पर्य है खंडहर। तो देखें, भग्न प्लस अवशेष कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अ प्लस आ बन गया। इसका अर्थ है खंडहर। लेखिका ने अपने पिता के अनेक सकारात्मक गुणों, यश और संपन्नता के बारे में सुन रखा था, परंतु जब उसने होश संभाला यानी जब बड़ी हुई, जब समझ उसमें विकसित हुई, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता के सारे सकारात्मक गुण जो थे नष्ट हो चुके थे। अब वह उन नष्ट हुए गुण पुराने जो प्रभावहीन हो चुके थे एक मिनट, कि उनके जो नष्ट हुए जो गुण थे, जो पुराने हो चुके थे, प्रभावहीन हो चुके थे, किंतु वे उनको छोड़ नहीं रहे थे। उन्हीं गुणों को जैसे तैसे अपनाए हुए थे, जो कि खंडहर बन चुके थे। गुणों से उनका मोह अभी भी बना हुआ था। यहाँ क्या आएगा भाई? मोह आएगा। ठीक है, मोह अभी भी बना हुआ था। अगला पाठ है महावीर प्रसाद द्विवेदीकृत स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अब इनका जन्म हुआ था 1864 में।
अब ट्रिक इसकी कोई भी नहीं है, सीधा याद करना पड़ेगा भाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 में। हुआ कहाँ था? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला में। ठीक है, अब देखें इनका अगर जीवन परिचय के बारे में आ जाए तो इतना ही लिखना है कि 1864 में जन्म हुआ। प्रमुख पत्रिका सरस्वती का संपादन किया था इन्होंने, वही ध्यान रखना, मासिक पत्रिका थी सरस्वती, उसका संपादन किया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। चलें आगे। प्रश्न, कुछ पुरातन, एक मिनट, कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थी। पुरातनपंथी मतलब पुराने विचारों वाले, स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो उत्तर देखो, कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में तर्क देते हुए कहा है कि माना कि भारत में प्राचीन काल में स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होती थी, शायद उस समय स्त्रियों को पढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया हो, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं जिस कारण स्त्रियों को पढ़ाना आवश्यक हो गया है, इसलिए उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह हम पुराने नियमों, प्रणालियों आदि को तोड़कर नए रूप अपनाते हैं, उसी तरह स्त्री अनपढ़ रखने की इस पद्धति को भी तोड़कर उसे शिक्षित बनाना चाहिए। आजकल लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं और बहुत से नेक काम भी कर रही हैं। तो इस तरह से इन्होंने तर्क दिए। अब देखें आगे। पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय सर्वसाधारण की भाषा क्या थी? प्राकृत ही थी। सर्वसाधारण मतलब आम जनता जो थी। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जो महाभारत से भी बड़ा ग्रंथ है, वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में ही है, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा यही थी। दूसरा कारण यह भी है कि तत्कालीन युग में संस्कृत गिने चुने लोगों द्वारा ही बोली जाती थी, अतः स्त्रियों और दूसरे लोगों के लिए प्राकृत भाषा बोलने के नियम बना दिए गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। अब देखें अगला प्रश्न, तब की शिक्षा और अब की शिक्षा प्रणाली में अंतर क्या है, ये बताना है। तो देखो, तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था। शिक्षा गुरुओं के गुरुकुलों और मंदिरों में ही दी जाती थी। गुरुओं के आश्रम में शिक्षा मिलती थी पहले। लड़कियों को नृत्य, गान, श्रृंगार आदि की विद्या दी जाती थी। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में बालक बालिका में कोई भेद नहीं है, उनकी कक्षाएं साथ साथ लगती हैं। पहले सह शिक्षा का प्रचलन नहीं था, आज सह शिक्षा में पढ़ना फैशन बन गया है। आज पढ़ाई में लड़के और लड़कियों में प्रतियोगिताएं होती हैं कि कौन सबसे अच्छे अंक प्राप्त करेगा और उचित स्थान लेगा। तो अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध का उद्देश्य क्या है? तो देखो, इस निबंध में लेखक ने अपने अकाट्य तर्कों द्वारा सिद्ध किया है कि प्राचीन भारत में स्त्रियां शिक्षित होती थीं। उन्होंने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, गार्गी, विश्ववरा, मंडन मिश्र की पत्नी आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख किया है, जो ज्ञान, विद्वता और तर्क शक्ति में पुरुषों को भी चुनौती देती थी। लेखक कुतर्कवादियों से अनुरोध करता है कि शिक्षा प्रणाली में यदि दोष है तो उसे सुधारा जाए, लेकिन शिक्षा पर किसी प्रकार का लांछन न लगाया जाए। इस प्रकार इस निबंध का उद्देश्य स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करना है और उसके विरोध में दिए जाने वाले तर्कों का खंडन करना है। अब चलेंगे अगले लेसन पर। अगला पाठ है यतीन्द्र मिश्र कृत नौबत खाने में इबादत। तो ये पाठ नौबत खाने में इबादत पाठ किसके लिए आया है?
बिस्मिल्लाह खां के लिए एक तो ये ध्यान रखना है, छोटे प्रश्नों में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इनका जन्म, बनाओ ट्रिक, कौन सी ट्रिक बताऊं, देखो बहुत मुश्किल है भाई ट्रिक बनानी। यतीन्द्र, यतीन्द्र में से यत को कर दो सत, सत को कर दो सात, सात और सात क्या बन गए 77। याद रखना यहीं से ही जुड़ा है, यत सत 77 हो गया। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। तो देखो अयोध्या से ही इनकी रचनाएं भी बन जाएंगी, आगे बताऊंगी। अब यतीन्द्र मिश्र ने थाती तथा अर्धवार्षिक पत्रिका सरित का संपादन किया था। ये ना याद हो तो कोई बात नहीं। इनकी प्रमुख रचनाएं आगे लिख देना आप, अगर पेपर में पूछ लें तो। क्या है प्रमुख रचनाएं? देखो यदा कदा, अयोध्या, ड्योढ़ी पर आलाप और गिरिजा। बना लो ट्रिक कि अयोध्या की ड्योढ़ी पर यदा कदा गिरिजा के दर्शन हो ही जाते हैं। हो गया याद कि अयोध्या की ड्योढ़ी पर यदा कदा गिरिजा के दर्शन हो ही जाते हैं, तो याद हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र जन्म 1977, 77 यत यत 77 यत यत हो गया याद। यतीन्द्र मिश्र ने 1999 में विमला देवी फाउंडेशन नामक एक सांस्कृतिक न्यास की भी स्थापना की थी। अब देखें प्रश्न बनते हैं, शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर मतलब जिसको फूंक कर बजाया जाए, फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखें आगे, बिस्मिल्लाह खां, एक सेकंड, बिस्मिल्लाह खां मालिक से क्या मांगते हैं? बिस्मिल्लाह खां मालिक से हमेशा सच्चा सुर मांगते हैं। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट करना है। फटा सुर ना बख्शें, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएगी। तो देखें एक बार इनकी शिष्या ने इनसे पूछा था कि आपने फटी हुई लुंगिया पहन रखी है, आपको तो भारत रत्न मिल चुका है। तो तब उन्होंने जवाब दिया था कि हे ईश्वर, फटा सुर ना बख्शो, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा था? देखो, बिस्मिल्लाह खां को दुनिया उनकी शहनाई के कारण जानती थी, लुंगी के कारण नहीं। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी वे सुरों को बरतने के मामले में पूर्ण नहीं हो पाए हैं, यानी कि अभी तक वो परफेक्ट नहीं हो पाए, सर्वगुण संपन्न नहीं हो पाए। यदि खुदा ने उन्हें ऐसा सुर और कला न दी होती तो वे कभी प्रसिद्ध न हो पाते। फटे सुर को ठीक करना संभव नहीं है, पर फटे कपड़े आज नहीं तो कल सिल ही जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं, जैसे कि पक्का महाल से मलाई बर्फ वाले गायब हो रहे हैं, कुलसुम की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती हैं, संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा है, गायकों के मन में संगतकारों के प्रति सम्मान भाव नहीं है, हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव की कमी आ गई है। ये जो परिवर्तन थे ये बिस्मिल्लाह खां को क्या करते थे? दुखी करते थे, उनको व्यथित करते थे। व्यथित मतलब दुखी करते थे। अब देखें आगे, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्यों कहा गया? तो देखो, बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म के प्रति समर्पित इंसान थे। इंसान में न छुटाएगा। वे नमाज पढ़ते, सजदा करते और खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे। इसके अलावा वे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर 10 दिनों तक शोक प्रकट करते थे। ये तो थे ये अपने मुस्लिम धर्म के प्रति जो काम करते थे। और देखें और भी क्या करते थे, तथा 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए रोते हुए नोहा बजाया करते थे। इसी तरह वे काशी में रहते हुए गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति भी
असीम आस्था रखते थे। तो देखें, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रति इनकी आस्था जो थी वो बहुत ही गूढ़ थी। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को मिली जुली संस्कृति का प्रतीक कहा है। अगला प्रश्न देखें, रीड क्या है? शहनाई के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? उत्तर है, रीड एक प्रकार की घास है, नरकट से बनाई जाती है। नरकट घास एक नाम है। यह बिहार के डूमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। रीड जो है वो अंदर से पोली और खोखली होती है। इसी के सहारे शहनाई में हवा फेंकी जाती है। इसी की मदद से शहनाई बजती है। यदि रीड न हो तो शहनाई बजना कठिन हो जाएगा। बजना नहीं, बजाना कठिन हो जाएगा। अब देखें आगे, बिस्मिल्लाह खां को संगीत वादन की प्रारंभिक शिक्षा की प्रेरणा किनसे मिली? तो किनसे मिली थी? रसूलन बाई और बतूलन बाई, दो बहनों से मिली थी, क्योंकि उन्हीं की गली से होकर निकलते थे वो। और तब ये दोनों गा रही होती थी, वहीं से ही इनको मन करता था कि मैं भी ऐसे ही सीखूं और ऐसे ही गाऊं। अब चलेंगे अगले पाठ, संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन। तो देखिए, संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन, इनका जन्म कब हुआ था? 1905 में। ट्रिक बनाओ, ट्रिक कैसे बनाएंगे भाई? अब ट्रिक तो ऐसी बनेगी, संस्कृत पर है बिंदी, 5 पर है बिंदी, ठीक है, ये लो बिंदी लगा दे, ढंग से बिंदी लग गई भाई, ठीक है। बदंत पर भी बिंदी, आनंद पर भी बिंदी लगी हुई है, ठीक है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। बिंदी लगी हुई है, 5 पे भी बिंदी है, याद हो जाएगा। तो बदंत का जन्म कब हुआ था? 1905 में। अच्छी तरह से याद कर लेना। और देखो, पंजाब पे भी बिंदी है, अम्बाला पे भी बिंदी है, तो ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक बनी है भाई। बदंत 5, पंजाब बदंत, आनंद पंजाब, आनंद अम्बाला, लो जी, बिल्कुल आसानी से याद हो गया। जन्म 1905 पंजाब के अम्बाला ज़िले में। अब बदंत आनंद क्या थे भाई? एक बौद्ध भिक्षु थे। भिक्षु होने के कारण ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे। घुमक्कड़ मतलब घूमते रहते थे। उन्होंने देश विदेश की अनेक यात्राएं की थी और ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। इनकी रचनाएं याद करनी है, तरीका देख लो। एक भिक्षु अपना पात्र लेकर किसी के घर गया और बोला, आह, बहुत दरिद्र हूँ मैं, कोई बहाने नहीं कर रहा। आप मुझे यदि भिक्षा देंगे तो मैं आपको कभी भूल नहीं सकूँगा। तो हो जाएगा याद, बिल्कुल हो जाएगा। भिक्षु पात्र लेकर गया, यानी भिक्षु के पात्र, ठीक है। दरिद्रता और बहानेबाजी, आह, ऐसी दरिद्रता और बहानेबाजी, ये भी इनकी रचना है। और जो भूल ना सका, ये भी इनकी रचना है। चलो भाई, सीरियस क्वेश्चंस आ गए हैं। लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता क्या है? आराम से कर लोगे आप, मुझे पता है। लेखक के अनुसार नई खोज करने की योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा ही संस्कृति है। आंतरिक योग्यता या संस्कृति के आधार पर किए गए आविष्कार या तथ्य जो स्वयं आविष्कर्ता या दूसरों के उपयोग में आते हैं वो कहलाती है सभ्यता, ठीक है। जो योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा है वो तो है संस्कृति। और जो आविष्कार हुआ, जो उसको यूज़ करते हैं, जो दूसरे लोग उपयोग में करते हैं या खुद वो उपयोग में करते हैं, वो होती है सभ्यता। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति कौन है? एक उदाहरण देकर समझाइए। लेखक के अनुसार, यहाँ लेखक कर लेना भाई, गलत। लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी योग्यता या प्रेरणा के बल पर कोई नई खोज कर सकता है। लेखक ने न्यूटन का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है। न्यूटन ने अपनी योग्यता के आधार पर गुरुत्वाकर्षण का नया सिद्धांत खोजा, अतः वह संस्कृत व्यक्ति था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस मानवीय गुण का संस्कृति के निर्माण और समृद्धि में सर्वोपरि स्थान है? तो मानवीय त्याग ही वह गुण है जिसका संस्कृति के निर्माण और समृद्धि में सर्वोपरि स्थान है। तो वो मानवीय त्याग क्या है? वात्सल्य, करुणा, परोपकार, सहानुभूति आदि सभी के मूल में त्याग की भावना ही प्रतिष्ठित है। जैसे माता अपनी नींद और विश्राम को त्याग देती है अपने बच्चे के लिए। लेनिन ने अपने भोजन का त्याग किया, ब्रेड दूसरों को दी थी। मार्क्स अपने सुख के त्याग, उन्होंने अपना सुख त्याग दिया था, किसके लिए? किसानों के लिए लड़े वो।
और सिद्धार्थ अपने राजपाट, पत्नी, पुत्र और घर के त्याग द्वारा मानव संस्कृति के निर्माण में इन्होंने योगदान किया था। क्या क्या किस किस ने किया था? माता जो अपने बच्चे के लिए नींद त्याग करती है, लेनिन अपने भोजन का त्याग किया, मार्क्स ने अपने सुख का त्याग किया किसानों के लिए, और सिद्धार्थ अपने राजपाट, पत्नी और पुत्र का त्याग करके किसकी खोज के लिए निकले थे? सत्य की खोज के लिए निकले थे, और वे मानव संस्कृति के निर्माण में योगदान करते हैं। अगला प्रश्न, संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है? ये प्रश्न टाइपिंग में गलत हो गए हैं भाई, थोड़े से टाइप मैंने ही किए हैं, हल्की हल्की गलती हो गई है, ये है, ठीक है। संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है और उसका दुष्परिणाम क्या होता है? तो उत्तर देखो, संस्कृति का मानव कल्याण की भावना से अटूट नाता है। जब संस्कृति कल्याण की भावना से विमुख होकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बनेगी तो वह असंस्कृति हो जाएगी। असंस्कृति का दुष्परिणाम होगा असभ्यता, जिससे मानव समाज नष्ट हो जाएगा और मानव समाज का विनाश हो जाएगा। आगे है कुछ? नहीं, आगे कोई प्रश्न नहीं है। तो ये थे क्षितिज के किसमें? क्षितिज के गद्य भाग में से, ठीक है। तो पद्य भाग की वीडियो भी आपको मैं भेज चुकी हूँ, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। शुभ आशीर्वाद, बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।